Hello, my dear student. Now I am explaining the photosynthesis. Topic is light reaction. Photosynthesis क्या है? It is the process of oxidation and reduction. ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस है. कहाँ पे होता है? अकर इनसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. लाइट की प्रेजेंस में होगा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, इसीलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस है. वेयर वाटर मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज इन ग्रीन पार्ट. क्लोरोप्लास्ट के ग्रीन पार्ट में वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा एंड CO2 गेट रिड्यूस इन नॉन ग्रीन पार्ट. क्लोरोप्लास्ट के नॉन ग्रीन पार्ट में CO2 का रिडक्शन होगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केल्विन साइकिल एंड द प्रोड्यूस द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जिससे ग्लूकोज केल्विन साइकिल के थ्रू बन जाएगा. ऑक्सीजन रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट. इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होगी. दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. इसको हम फॉलोइंग रिएक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब देखिए, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये प्लांट हो गया, बाहर से सनलाइट पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, रूट से पानी आ रहा है और इधर ऑक्सीजन निकल रही, तो वाटर की ऑक्सीजन बाहर चली गई और ग्लूकोज और हाइड्रोजन मिल गए तो शुगर बन गया ये. ठीक है, अब उसको रिएक्शन से समझते हैं. ये CO2 एटमॉस्फेयर से आ रही थी सीधे. ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन तो बाहर चली गई दिख ही रहा है ना, और ये बचा हुआ हाइड्रोजन इस CO2 से जुड़ गया तो क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया. अब हमको 6 कार्बन चाहिए तो 6 कार्बन यहाँ से आ गए, तो ये कार्बन कहाँ जा रहा है? ये कार्बन जा रहा है हाइड्रोजन में, है ना, ग्लूकोज में. ये हाइड्रोजन में कहाँ जा रहा है? ग्लूकोज में जा रहा है. और वाटर की ऑक्सीजन बाहर जा रही है, वाटर का हाइड्रोजन ये वाटर बना रहा है. ठीक है, और ये O2 का ये O, ये H2O का O CO2 से आ रहा है. तो ये पूरी प्रोसेस जो है सनलाइट में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी. इसमें वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ और CO2 का रिडक्शन हुआ. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. अब इस पूरे स्टेप को समझते हैं. फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है. अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट हैं, ग्रीन पार्ट एक नॉन ग्रीन पार्ट. यहां से हमको लेबर डिवीजन दिख रहा है ना. अब ग्रीन पार्ट में फिर दो पार्ट हो गए, ग्रेनम और स्ट्रोमा लेमिनी. ठीक है ना. अब फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, दो स्टेप होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन जो होती है ग्रीन पार्ट में हो. कहाँ पे होती है? ग्रीन पार्ट. अब लाइट रिएक्शन के दो पार्ट है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक. लाइट रिएक्शन को हम और बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का बनना. नॉन साइक्लिक कहाँ पे होता है? ग्रेनम में होता है. साइक्लिक कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा लेमिनी में होता है. नॉन साइक्लिक इंडिकेट कर रहा है यानी कोई भी चीज साइकिल के फॉर्म में नहीं. इससे हमको मिलता है एटीपी और मिलता है हाइड्रोजन NADP के फॉर्म में. ये सब कहा जाते हैं? केल्विन साइकिल के अंदर. साइकिल से मिलता है एटीपी, है ना. तो ये मिलके केल्विन साइकिल को स्टार्ट करते हैं. केल्विन साइकिल नॉन ग्रीन पार्ट में होती है यानी कि स्ट्रोमा में होती है, तो स्ट्रोमा में क्या चलेगी? केल्विन साइकिल चलेगी. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन. यानी फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप हो गए. अब इस डायग्राम में देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये ग्रीन पार्ट हो गया जहां पे लाइट रिएक्शन चल रही है यानी कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक. साइक्लिक में एटीपी बना, नॉन साइक्लिक में भी एटीपी बना. ये एटीपी किसने ले लिया? केल्विन साइकिल में. हाइड्रोजन मिला, ये भी कहाँ चला गया? केल्विन साइकिल में. और केल्विन साइकिल ने हाइड्रोजन में CO2 को एटीपी के हेल्प से जोड़ दिया, तो क्या बन गया? ये ग्लूकोज. तो CO2 का तो रिडक्शन हुआ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा था, है ना, और वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है तो इसका क्या हो? ऑक्सीडेशन. तो ये प्रोसेस हो गई ऑक्सीडेशन, और CO2 का हाइड्रोजन में जुड़ना क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. अब ये एडीपी वापस लाइट रिएक्शन में जाएगा, फिर एटीपी में कन्वर्ट होगा. ऐसे ये NADP वापस हाइड्रोजन लेगा, NADP में बन जाएगा. ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी. यहाँ क्लियर कट लेबर डिवीजन दिख रहा है. पहले ग्रीन पार्ट में लाइट रिएक्शन, फिर नॉन ग्रीन पार्ट में डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन मतलब केल्विन साइकिल.
वो स्ट्रोमा में होगी और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी, ग्रैनम और स्ट्रोमा लैमली यानी कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में होगी। अब इसको ग्रैनम के डायग्राम में देखते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, आउटर लेयर और इनर लेयर, एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन का एविडेंस है, एकदम सही है, ठीक है। अब इसमें ये पार्ट जो है थाइलेक्वाइड्स, ये दिख रहा है क्वाइन ऐसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड्स। इसके बंच को हम बोलते हैं ग्रैनम, है ना। थाइलेक्वाइड में ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एटीपी होता है, इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनना क्या कहलाएगा, फॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी फॉर्मेशन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ग्रैनम ये पूरा बंच हो गया थाइलेक्वाइड, ठीक है। और इसमें क्या चलता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी थाइलेक्वाइड इज द यूनिट ऑफ द ग्रैनम और वहां पे क्या चल रहा है, नॉन साइक्लिक। इससे हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और एटीपी मिलेगा, ठीक है। ये जो जो ग्रैनम को जोड़ रहा है ये पाइप, इसको हम बोलते हैं लैमरी। कनेक्ट द थाइलेक्वाइड्स, कनेक्ट द थाइलेक्वाइड्स। यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पर चलता है साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन चलता है, साइक्लिक फोटो, इसमें एटीपी हमको मिलता है और ये एटीपी कहाँ जाता है, स्ट्रोमा में। इसका भी जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ जाता है, स्ट्रोमा में। यहाँ पे डार्क रिएक्शन चलती है, यहाँ पे कैल्विन साइकिल चलती है, जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो लाइट रिएक्शन है known as photochemical phase, which includes the light absorption, water splitting, and formation of high energy chemical intermediate ATP and NADPH। यानी जो लाइट रिएक्शन को हम फोटो केमिकल फेज बोलते हैं। इसमें पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, फिर वाटर की स्प्लिटिंग होगी, फिर एटीपी बनेंगे, फिर NADPH बनेंगे। तो ये इवेंट्स होते हैं। अब लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे पिगमेंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। और लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम बोलते हैं पार। क्या बोलते हैं उसको, पार, फोटोसिंथेसिस एक्टिवेशन रीजन, दिस इज द पार। मतलब सनलाइट का वो पार्ट जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करते हैं, ये वेवलेंथ दिख रही है आपको, 400 से लेकर 700 तक की वेवलेंथ को हम बोलते हैं पार। यानी इसी वेवलेंथ के बीच में लाइट एब्जॉर्ब होगी, इसी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी, इसको पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और उससे मिलने वाली एनर्जी से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब 400 से 700 के बीच में 300 डिफरेंट वेवलेंथ होगी और हर वेवलेंथ के लिए एक पिगमेंट होगा, यानी हमको टोटल 300 पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी। यानी 400 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए 400 का एक अलग पिगमेंट होगा, 401 के एब्जॉर्ब करने के लिए 401 का पिगमेंट होगा। तो ऐसे हमको 300 पिगमेंट की नीड होगी, है ना। अब ये ग्राफ दिख रहा है, ये क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब हो रहा है, ये क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब हो रहा है, ये कैटेनाइड एब्जॉर्ब हो रहा है। यानी सबसे ज्यादा लाइट 400 टू 500 की एब्जॉर्ब हो रही है, 400 से 500 के बीच में एब्जॉर्ब हो रही है, और अगली सबसे ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है 600 टू 700 के बीच में। पिगमेंट के लिए अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब जितने भी पिगमेंट हैं, ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, मैंने बोला वन मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं क्लोरोफिल ए के, फॉर्म में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यानी क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल छोड़ दें, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंटीना, है ना। सिंगल क्लोरोफिल ए एक्ट एज द रिएक्शन सेंटर। अभी एंटीना ये हो गया, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू टाटा स्काई रडार, रडार का ये जो मैं रेड रेड पार्ट कर रहा हूँ, दिस इज द एंटीना, दिस इज द एंटीना, है ना। तो ये एंटीना एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ को ऐसे, और सब रिफ्लेक्ट करके यहाँ जा रही है। ये जो लिखा रिसीवर, रिसीवर इज द रिएक्शन सेंटर, रिसीवर इज द रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो सारी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी, रिएक्शन सेंटर पे होगी। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और यहाँ से फटाक से इलेक्ट्रॉन बाहर
निकल जाएगा। इस डायग्राम में आप देख लीजिए, ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल जो हैं एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, फोटोन के फॉर्म में सनलाइट गिर रही है ना। और ये सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, रिएक्शन सेंटर पे, यानी कि यहाँ पर जा रही है। जब यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और सिस्टम को स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गया। तो antenna is the light harvesting complex and reaction center, this is the reaction center जो क्लोरोफिल ए का बना होगा और हमेशा इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम द मैग्नीशियम ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन PS1 द रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब लाइट एट 700 nm एंड सो कॉल्ड द P700। अब दो तरह के सिस्टम हैं जो लाइट को ट्रैप करते हैं, एक हो गया PS1, एक हो गया PS2। मैक्सिमम लाइट हम कहां तक एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 700 तक की। तो PS1 में जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 का बना हुआ है और PS2 में 680 का बना हुआ है। यानी प्लांट में दो तरह के रडार हैं, एक PS1 और एक PS2। आगे देखते हैं। देखिए दो तरह के रडार आ गए। Pigment are organized in two photosystem called photosystem. First, photosystem. Second, these are named in the sequence of their discovery. अपनी डिस्कवरी की बेसिस पर PS1 और PS2 नाम दिए गए। यानी पहले PS1 डिस्कवर्ड हुआ है, फिर PS2 डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है। Each photosystem has a chlorophyll A and accessory pigment bounded by protein। ठीक है। अब ये एक्चुअल में थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लू लाइन, ये सर्कल खींच रहे हैं ना, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, जिसको मैंने एंटीना बोला। यहाँ पे सारे एसेसरी पिगमेंट है ना, तो यहाँ पे सारे एसेसरी पिगमेंट्स हो गए, है ना। यहाँ पे क्लोरोफिल ए हो गया, सारी लाइट पड़ने के बाद यहाँ पर पहुंच रही है। ठीक है। अब इसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल 680 हो गया। मिनिमम यहाँ पे वेवलेंथ कितनी होगी, 400। यानी यहाँ पे जो पिगमेंट लगे हुए हैं वो 400 से लेकर कहाँ तक के लगे हुए हैं, 679 तक के लगे हुए हैं। यानी अगर मैं देखूं तो ये पूरे 280 नहीं बोलेंगे, 279, इसको अगर से माइनस कर दोगे तो 279 आएगा। 279 यहाँ पे पिगमेंट लगे हुए हैं जो सारी लाइट को ट्रैप करके इसको दे रहे हैं, है ना। यानी आप पढ़ते हैं ना क्वांटासोम, तो क्वांटासोम में 160 क्लोरोफिल ए होते हैं, 70 क्लोरोफिल बी होते हैं और 50 क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट। तो टोटल कितने होगा, 230 प्लस 50, तो आ गया 280 के बराबर। ये आई बात समझ में। हाँ, तो ये रिएक्शन सेंटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द LHC, दिस इज द LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये मेम्ब्रेन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। ये क्या है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन में लिपिड भी है और प्रोटीन भी है। तो पिगमेंट जो होते हैं वो लिपिड टाइप के होते हैं और प्रोटीन से बाइंड हो गए। अब इसको अगर मैं मान लूं फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसको मैंने क्या मान लिया, PS फर्स्ट मान लिया, है ना। तो इसका रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, 700 हो गया। क्या हो गया, 700 हो गया, है ना। और यहाँ मिनिमम कितने हो गया, 400 और मैक्सिमम कितने हो गया, 700 हो गया। 300 बीच में आ गए पिगमेंट, 300 डिफरेंट पिगमेंट है। ये 700 से ऊपर की एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ये 680 से ऊपर की एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये क्या हो गया अपना, PS2 हो गया। ये केवल लाइट एब्जॉर्ब करने वाले हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इस वायर में चला गया, जैसे टाटा स्काई में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला गया। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अभी जो पूरा प्रोसेस है फोटो फॉस्फोराइलेशन का, इसको अर्नॉन ने एक्सप्लेन करा था। Synthesis of ATP in the presence of light known as photophosphorylation. It is occurred during the light reaction. सही है। It is two types, non-cyclic photophosphorylation और cyclic photophosphorylation। अब जो नॉन साइक्लिक है ये अप्रेस्ड पार्ट में होता है यहाँ पे, और साइक्लिक जो होता है स्ट्रोमा लैमली में होगा या फिर नॉन अप्रेस्ड पार्ट में होगा। ठीक है। अब ये दोनों लाइट रिएक्शन के पार्ट है ना। अब आते हैं नॉन
साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब ये डायग्राम एनसीईआरटी का है ना। अब ये जो सिस्टम है डोमिनेंट इन हायर प्लांट, यानी जो भी प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा वहां पे नॉन साइक्लिक मिलेगा, इंक्लूडिंग साइनोमेट्रिया। ग्रेनम में मिल रहा है, ग्रेनम थाइलेक्वाइड का बना है। यहाँ पे वाटर टूटेगा तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगी। PS1 PS2 यानी दोनों रडार मिलेंगे। हर्बिसाइड इसको ब्लॉक कर देता है इस सिस्टम को। एटीपी प्रोड्यूस होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन जो है PS2 से निकलेगा, फियोफाइटिन में जाएगा। NADP NADPH में बन जाएगा क्योंकि वाटर का हाइड्रोजन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एक्सपेल फ्रॉम रिएक्शन सेंटर यानी 680 से निकलेगा और वापस बैक नहीं होगा, इसलिए इसको बोला है नॉन साइक्लिक। और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? वाटर पूरा करेगा। देखो डायग्राम, ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, इसका रिएक्शन सेंटर 680 था, यानी इसने मैक्सिमम लाइट 680 की एब्जॉर्ब करी है ना। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर वापस इसके पास नहीं आ रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, प्रोटॉन यहाँ चला गया, और यहाँ से आया हुआ इलेक्ट्रॉन भी इससे मिल गया, तो ये बन गया NADPH और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली गई। यानी दोनों सिस्टम पे लाइट पड़ रही है, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी कमी इसने पूरी कर दी। तो जब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम बोलते हैं अपहिल। केवल इलेक्ट्रॉन निकलने को हम अपहिल बोलेंगे क्लोरोफिल से, और हाइड्रोजन पंप को अपहिल बोलेंगे, बाकी सबको हम डाउनहिल बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसको हमने और क्या बोला है? जेड स्कीम। क्या बोला है? जेड स्कीम बोला, क्योंकि जेड शेप में है। इसको आगे और समझते हैं। ये डायग्राम देख रहे हैं, ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन हो गई, ध्यान समझिएगा, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन हो गई, जस्ट लाइक ए कचौड़ी है ना। ये कचौड़ी का सरफेस हो गया, मेम्ब्रेन इज द सरफेस ऑफ द कचौड़ी, और ल्यूमेन कचौड़ी के अंदर का पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड भी है और फोटो सिस्टम फर्स्ट भी। भाई प्लांट में तो सनलाइट बराबर पड़ रही है ना, स्ट्रोमा में भी पड़ रही है, ग्रेनम में भी पड़ रही है, और स्ट्रोमा लैमली पे भी पड़ रही है। तो जहां पे पिगमेंट लगे हैं वो लाइट को ट्रैप कर रहे हैं। अब फोटो सिस्टम सेकेंड से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो पहले कहाँ गया? फियोफाइटिन में, फिर कहाँ गया? प्लास्टोक्लोन में। तो पहले लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, सिस्टम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को तोड़े, तो वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, प्रोटॉन यहाँ आ गया, यानी कहाँ? ल्यूमेन में। और ये सिस्टम लगा कहाँ है? इनर साइड, इन साइड ऑफ द ल्यूमेन, आउटसाइड नहीं लगा। ये भी पूछ लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसमें क्लोरीन, मैग्नीज, कैल्शियम यूज होता। अब फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? प्लास्टोक्लोन। प्लास्टोक्लोन एक हाइड्रोजन कैरियर, क्या? एक हाइड्रोजन कैरियर, यानी कि हाइड्रोजन प्रोटॉन का कैरियर नहीं, हाइड्रोजन का कैरियर है। इसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों चाहिए। अब ये स्ट्रोमा से क्या करेगा? ये स्ट्रोमा है, बाहर वाला पार्ट सारा क्या है? स्ट्रोमा है। ये वहां से प्रोटॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया इसको। ये PQ से क्या बन गया? PQH2, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो प्रोटॉन खींच रहा है। PQH2 अंदर आएगा, अंदर आएगा तो प्रोटॉन इधर दे देगा और साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसका मतलब साइटोक्रोम भी अंदर की तरफ लगा हुआ है ना। अब साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? प्लास्टोसाइनिन। फिर कहाँ गया? PS1। PS1 का भी इलेक्ट्रॉन लाइट पड़ने पे निकल गया था, लाइट पड़ रही थी, इसका इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ गया? FRS में, फिर FD से बाहर आ गया, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो, इसका इलेक्ट्रॉन पीछे से आ, इसलिए बोलते हैं PS1 मोर रिड्यूसिंग, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिलता रहता, इस बेचारे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बाहर NADP इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये जो है प्रोटॉन इकट्ठा हो गए, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गए। अब ये जो प्रोटॉन निकलेंगे यहाँ से बाहर, ये 3 प्रोटॉन निकलेंगे, तो एक ATP का मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा, एक ATP का मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोटॉन निकला है
ये तो वापस चला जाएगा स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा से वापस कहाँ पहुंच जाएगा, पीछे यहाँ पर, फिर वापस आता रहेगा। तो प्रोटॉन की साइकिल चलती रहेगी। ये जो वाटर वाला प्रोटॉन है ये भी बाहर निकलेगा और ये जाके हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, सॉरी NADP से। तो क्या बन जाएगा, NADPH। ठीक है। तो इस प्रोटॉन के निकलने से जो ATP बना, इसको हम बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। ये यही वाला डायग्राम आपने NCERT में देखा होगा, ये मैंने उसी को एक्सप्लेन करा है। ये देखो अंदर की तरफ है, वाटर टूटने वाला कॉम्प्लेक्स भी अंदर की तरफ है, और ये क्या लगे, ऑक्सीजोम लगे हैं। जो प्रोटॉन ATP बनाएगा वो वापस बैक हो जाएगा, और जो प्रोटॉन वाटर से आएगा वो NADP के पास चला जाएगा। तो आगे फिर देखते हैं, प्रोटॉन के थ्रू ATP बनने को बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसको माइकल ने खोजा था। इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो। Movement of ion across the semi-selective polymer membrane, it occur in chloroplast and mitochondria. कीमोऑस्मेटिक को क्या क्या लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। एक प्रोटॉन पंप लगेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP, तीन चीज तो लगती है। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेटेज, ये चार चीजें लगती हैं। ठीक है। अब ये पूरा वही प्रोसेस हो गया ATP बनने को हम बोलते हैं कीमो ऑस्मोसिस। अभी आपका NCERT का पूरा है। अब NCERT में यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कीमो ऑस्मेटिक इज एक्सप्लेन द ATP फॉर्मेशन ड्यूरिंग द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। जो नॉन साइकिल का ये डायग्राम है, ये इसको हम कीमोऑस्मेटिक हाइपोथेसिस बोलेंगे। ठीक है। अभी बोला स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यहाँ पे हो रहा है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन हो रहा है। सो द प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द ल्यूमेन, यह ल्यूमेन में हो गया इकट्ठा। तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ, उसके ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जो क्लोरोफिल पहले ऑक्सीडाइज था अब रिड्यूस हो गया। अब ये जब प्रोटॉन बाहर निकल के आएगा, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हम लोग। अब द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन इन H कैरियर। अभी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इसको बोल रहे हैं PQ। NCERT में फियोफाइटिन ने दिया, PQ दिया। सो दिस मॉलिक्यूल रिमूव ए प्रोटॉन, H कैरियर बोल रहा है, ये हाइड्रोजन कैरियर, रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम द स्टोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रोटॉन के हाइड्रोजन कैरियर, इसने यहाँ से क्या लिया, स्टोमा से प्रोटॉन रिमूव करा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे दिया, जो कहाँ लगा हुआ, इनर साइड यहाँ पे लगा हुआ। और प्रोटॉन इज पंप, प्रोटॉन इज रिलेट इनटू द ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन। ये प्रोटॉन यहाँ पे आ गया, तो प्रोटॉन ये पंप हुआ है। ध्यान रखना, कोई भी प्रोटॉन मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल नहीं होता है ना। प्रोटॉन ऑलवेज पास थ्रू द मेम्ब्रेन बाय द कंज्यूमिंग एनर्जी, यानी ये प्रोटॉन अपहिल होके आया है, इसमें एनर्जी कंजर्व्ड है। यही एनर्जी जो कंजर्व हुई है वही प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करेगी, है ना। अब ये फिर निकल के बाहर आएगा तो ATP बना देगा। इसी को हमने बोल दिया कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, है ना। अब NCERT आगे क्या बोलती है, अ प्रोटॉन स्ट्रोमा आर डिक्रीज बट इन ल्यूमेन प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेट। भाई सारा प्रोटॉन स्ट्रोमा से तो हम ले रहे हैं, तो यहाँ से अंदर आ रहा है, तो बाहर प्रोटॉन कम हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ रहा है। ठीक है। across the thylakoid membrane and increase and decrease in pH in the lumen। जब प्रोटॉन यहाँ बढ़ गया ल्यूमेन में, तो इसका pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने क्या लगा, ATP सिंथेटेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है, ये टनल प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये लाइन खींच रहा हूं मैं, टनल प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से प्रोटॉन का निकलना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जिससे ग्रेडियंट ब्रेक होगा और ATP क्या बनाएगा, ग्रेडियंट ब्रेक होगा, ATP बन जाए, है ना। अब आगे क्या बोला, द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये लोकेटेड है स्ट्रोमा में, along with electron coming from PS1 से इलेक्ट्रॉन आ गया। प्रोटॉन आर नेसेसरी टू रिड्यूस द NADP, सही है। NADP रिड्यूस करने के लिए हमको क्या लगता है, प्रोटॉन लगता है। दीज प्रोटॉन आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्टोमा। ये जो प्रोटॉन निकल के आएगा ना वाटर वाला, ये
फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू स्ट्रोमा पहुंचा, स्ट्रोमा किसने ले लिया, NADP ने ले लिया, तो क्या बन गया, NADPH बन गया। क्लियर हो गया। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट a gradient or high concentration of the proton within a lumen। मैंने बोला था ना, ये जो प्रोटॉन खींच के ला रहे हैं यहां से यहां पर, ये पंप कर रहे हैं। पंप मतलब हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी लगेगी। अब ये इस प्रोटॉन में एनर्जी है। ATP synthase has channel for the diffusion of proton back to across the membrane। अब ये जो प्रोटॉन है ये स्ट्रोमा से आया, वापस बैक हो गया स्ट्रोमा में, तो बैक टू द across the membrane। This release energy to activate the ATP synthase and catalyze to formation of ATP। जब ये प्रोटॉन बैक होके स्ट्रोमा में आया तो इसने ATP बना दिया और ये पूरा हो गया अपना कीमो ऑस्मोसिस, है ना। अब इसको एक बार मेम्ब्रेन से समझ लो। ये पूरी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन यानी कचौड़ी का सरफेस, ये उसका ल्यूमेन, यहाँ भी लाइट गिर रही है, यहाँ भी लाइट गिर रही है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकला। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट का तो पेट भर गया, है ना। सेकेंड ने अपना पेट वाटर के इलेक्ट्रॉन से लिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, प्रोटॉन यहाँ आ गया, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चले गए। अब ये प्रोटॉन यहाँ इकट्ठा हुआ, ये भी प्रोटॉन यहाँ इकट्ठा हुआ, तो यहाँ प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन ल्यूमेन में बढ़ गया। ये प्रोटॉन जब निकला तो एटीपी बन गया, ये वाला प्रोटॉन, ये 4 है ना। वाटर वाला प्रोटॉन जब निकला तो वो कहाँ चला गया, NADP के पास, और यहाँ से क्या आया, इलेक्ट्रॉन, तो पी बन गया NADPH, और ये NADPH कहाँ चला जाएगा, कैल्विन साइकिल में। ATP भी कहाँ चला जाएगा, कैल्विन साइकिल में। तो चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी दो तरह का था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, है ना। अब इट इज डोमिनेंट इन ए बैक्टीरिया, सही है, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया सब में मिलेगा। अकर इन ए स्ट्रोमा लेमली, स्ट्रोमा लेमली में होगा। फोटोलिसिस वाटर एब्सेंट, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी क्योंकि वाटर टूटेगा नहीं, ओनली PS1 इन्वॉल्व है, हर्बिसाइड का असर नहीं होगा। इट प्रोड्यूस ओनली ATP, केवल ATP प्रोड्यूस होंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम PS1 इज FRS, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकले FRS पे जाएगा, NADP रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे NADP एंजाइम होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है एक्सपेल फ्रॉम P700 इज साइकिल बैक टू द PS1, इसीलिए इसको बोला है साइक्लिक। समझो, ये P700 हो गया रिएक्शन सेंटर, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया, FRS में, यानी आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन में, फिर कहाँ गया, फेरिडॉक्सिन में, फिर कहाँ गया, प्लास्टोक्विनोन में। यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन फिर आ गया, पूरा वही प्रोटॉन पंप होगा, कीमो ऑस्मेटिक थ्योरी दिख रहा है, ये चलेगी तो ATP बनेगा, फिर प्रोटॉन तो इसको दे देगा वो, और साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन लेके वापस प्लास्टोसाइनिन के थ्रू वापस आ गया। ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया है, इसे इसको बोलते हैं साइक्लिक। तो इसको इलेक्ट्रॉन किसके, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो नहीं होती है, इसीलिए वाटर नहीं टूटता है। आगे फिर समझते हैं इसको, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को दोबारा समझते हैं। ये डायग्राम थाइलेक्वाइड है, ये स्ट्रोमा लेमली है, यहां पर ही साइक्लिक का प्रोसेस हो रहा है ना। अब साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकला, P700 में गया, फिर वो कहाँ गया, आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन में जाएगा, फिर फेरिडॉक्सिन में जाएगा, फिर प्लास्टोक्विनोन में जाएगा। प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेगा, बिल्कुल वही प्रोसेस होगी, फिर ये PQ से PQH2 बन जाएगा, तो ये प्रोटॉन ल्यूमेन में डाल देगा, और ल्यूमेन से फिर ATP बन जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, जब वो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स से बाहर, प्रोटॉन को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन चला गया साइटोक्रोम B6 में, F में, प्लास्टोसाइनिन में वापस आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक। इस डायग्राम से फिर समझ लीजिए, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया, FRS में गया, फिर FD में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्रोटॉन पंप होके अंदर आया, ये प्रोटॉन पंप होके अंदर आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से वापस आ गया। अब ये प्रोटॉन जो ल्यूमेन में इकट्ठा हुए हैं, दिस वन, ये इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाएंगे,
तो ये जस्ट लाइक ए ऑक्सीजोम पार्टिकल है, इसको हम यहाँ बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट कपलिंग फैक्टर, है ना। तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकल के आ गया, स्ट्रोमा में आ गया, तो स्ट्रोमा में क्या बन गया, एटीपी। तो सारा रिडक्शन का प्रोसेस स्ट्रोमा के अंदर होता है, एटीपी स्ट्रोमा के अंदर बनते हैं, और सारा ऑक्सीडेशन का पार्ट ग्रीन पार्ट में होगा। क्लियर हो गया, क्लोरोप्लास्ट के ग्रीन पार्ट में होगा। ये अपना साइक्लिक पूरा हो गया। इस तरह से लाइट रिएक्शन पूरी हो गई। एक बार समरी फिर देखते हैं। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में पूरा होगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटो फास्फोराइलेशन बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट, ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट में होती है लाइट रिएक्शन, उसमें दो पार्ट होते हैं, ग्रीन पार्ट में ग्रैनम और स्ट्रोमा लैमली। उसमें होती नॉन साइक्लिक, ग्रैनम में नॉन साइक्लिक होगी, स्ट्रोमा में साइक्लिक होगी। इनके जो प्रोडक्ट हैं वो स्ट्रोमा में आकर केल्विन साइकिल से मिल जाएंगे। किसके प्रोडक्ट, नॉन साइक्लिक के और साइक्लिक के। यहाँ पे पूरे ग्रीन पार्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, फिर सबसे पहले लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्लोरोफिल से। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बोलेंगे क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और उससे ऑक्सीजन निकलेगी। क्लियर हो गया। इस डायग्राम में देख लीजिए, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, सनलाइट पड़ रही है, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकला, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, फिर वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ, और फिर उस इलेक्ट्रॉन ने क्लोरोफिल को रिड्यूस कर दिया। उससे हमें क्या मिला, एटीपी मिला और NADPH बना। एटीपी बनने के प्रोसेस को बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस। ये एटीपी केल्विन साइकिल में गया, ये हाइड्रोजन भी केल्विन साइकिल में गया, एटमॉस्फेयर से CO2 आई, तो CO2 में हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, जब हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ग्लूकोज बन गया। तो CO2 में हाइड्रोजन जोड़ने को हम बोलते हैं रिडक्शन की प्रोसेस। क्लियर हो गया। अब जब NADPH अपना हाइड्रोजन दे देगा तो क्या बन जाएगा, NADP। ये वापस आएगा, यानी ये गैस का खाली सिलेंडर हो गया, फिर ये लाइट रिएक्शन में भरेगा, फिर वापस आएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। ये स्ट्रोमा में होगा, ये ग्रीन पार्ट में हो गया। इस तरह से अपना लाइट रिएक्शन पूरा हो गया है। आपको कैसा लगा, फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।